हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एग्री पावर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी क्लास चल रही थी राजस्थान एकीकरण। और एकीकरण में हमने जो पढ़ा था वो हमने शुरुआत की थी कि जो टुकड़े होते हैं उनको जोड़ा जाता है, उनको जोड़ने के लिए ही हमें एकीकरण की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही राजस्थान के भी टुकड़े थे, उन टुकड़ों को नाम दिया था हमने इकाइयाँ। और वो जो इकाइयाँ थीं वो इकाइयाँ तीन थीं। तीन इकाइयों में रियासतें, ठिकाने और चीफ कमिश्नरी प्रांत था। रियासतें कितनी बताई थी मैंने आपके लिए? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 चीफ कमिश्नरी प्रांत, ये आपके लिए मैंने बताए थे। इनको बताने के बाद हमारा जो पॉइंट चल रहा था, मैंने ये बताया था कि रियासतों के कुछ अन्य बिंदु यानी जो फैक्ट थे वो हमारे चल रहे थे। उन फैक्टों में जो फैक्ट चल रहा था वो था वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। राजस्थान की एकमात्र रियासत, राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसने पहला स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया, जिसने पहला स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया, और वो रियासत थी अलवर। राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसने पहला स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया वो कौन सी थी? अलवर थी। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, राजस्थान की एकमात्र वह रियासत जहां के राजा के साथ साथ जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। बताओ, ऐसी भी रियासतें थी हमारे यहां पे? एकमात्र रियासत जहां के राजा के साथ साथ जनता ने भी किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। वह रियासत थी जयपुर। वह रियासत कौन सी थी? जयपुर। जयपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां के राजा ने तो दिया ही दिया, वहां की जनता ने भी किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। इसके बाद सीधा सीधा फैक्ट है, आपसे पूछा जाता है राजस्थान की वह रियासतें जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। राजस्थान की वह रियासतें जो भारत में नहीं पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, ऐसी थी 2। कितनी थी? 2। अगर पूछा जाए कौन कौन सी, तो पहली थी जोधपुर और दूसरी थी टोंक। देखो, सोचने वाली बात है, एकमात्र रियासत जिसने पहला स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया अलवर, एकमात्र रियासत जहां की जनता ने और राजा ने दोनों ने ही अंग्रेजों का साथ दिया, जयपुर। और देखो, ऐसी देसी रियासतें जो कहां पर मिलना चाहती थी? पाकिस्तान में। ऐसी कितनी थी? 2 रियासतें थी, पहली थी जोधपुर और दूसरी थी टोंक।
देखो टोंक रियासत का चलता है, हमारी समझ में भी आता है। ये कैसी रियासत थी? मुस्लिम, एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। तो ऐसा मान लेते हैं, चलो इनके जिन्ना जी से संपर्क अच्छे होंगे, तो ये कहां पर मिलना चाहती थी? पाकिस्तान में। लेकिन जोधपुर वाले शासक, जोधपुर के शासक थे हनुमंत सिंह। जोधपुर के शासक कौन थे? हनुमंत सिंह। और हनुमंत सिंह जी से जो उस समय पाकिस्तान का नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने हनुमंत सिंह जी के लिए एक सिंपल लेटर दे दिया और उस लेटर पर नीचे कर दिए अपने हस्ताक्षर कि मुझे तुम्हारी सारी मांगें स्वीकार हैं, आप तो कुछ भी लिख दो, आप तो कुछ भी लिख दो। और ऐसे हस्ताक्षर करके दे दिया, किसके लिए? हनुमंत सिंह के लिए। और हनुमंत सिंह जी इससे खुश हो गए। उन्होंने कहा यार ये तो अच्छी बात है, हमारी सारी डिमांड पूरी होंगी। तो इसीलिए ये किस में मिलना चाह रहे थे? ये जाना चाह रहे थे पाकिस्तान में। इन्होंने इसीलिए संपर्क किया उदयपुर। इन्होंने इसी के लिए संपर्क कहां पर किया? इन्होंने संपर्क किया उदयपुर। और उदयपुर के उस समय शासक थे महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह। और महाराणा भूपाल सिंह जी से इन्होंने कहा कि देखो हमारे लिए मोहम्मद अली जिन्ना जी ने ऐसे ऐसे लेटर दे दिया है और वो हमारी सारी मांगें पूरी करने के लिए तैयार हैं, हम कुछ भी मांग लें, आपके लिए सुनहरा अवसर है, आप आइए, कुछ भी लिखिए और उनसे ऐसा ही लेटर आपको भी मिल जाएगा। लेकिन देखो महाराणा भूपाल सिंह जी ने क्या जवाब दिया? इन्होंने कहा हमारा इतिहास हमारे पूर्वज लिख चुके, हमारे पूर्वज लिख चुके, मतलब इन्होंने कहा कि हमारा इतिहास हमारे पूर्वजों ने लिख दिया है, हम पर किसी भी चीज की कमी नहीं है जो हम किसी के पास जाएं, हमारी रियासत वहीं रहेगी जिस देश में हमारी रियासत पहले थी, और जहां पर हमारी रियासत पहले थी वहीं हमारी क्या रहेगी? रियासत। ऐसा किसने कहा? महाराणा भूपाल सिंह ने। किसने कहा? महाराणा भूपाल सिंह ने। और महाराणा भूपाल सिंह के ऐसा कहने के बाद हनुमंत सिंह जी भी कमजोर पड़ गए। हनुमंत सिंह जी भी क्या पड़ गए? कमजोर पड़ गए। वैसे हनुमंत सिंह जी ने बाद में भी और थोड़ा सा प्रयास किया। हनुमंत सिंह जी को ले जाया गया दिल्ली। उनको कहां ले जाया गया? दिल्ली ले जाया गया। और दिल्ली में ले जाकर उन्होंने बीपी मेनन को धमकी दी, मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूं। तब वहां पर माउंटबेटन की उपस्थिति में उन्होंने किस पर हस्ताक्षर किए? विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। किसने? हनुमंत सिंह जी ने। किसकी उपस्थिति में किए थे? माउंटबेटन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में किए थे? माउंटबेटन की उपस्थिति में किए थे। ठीक है। इसके बाद अगली और बात आती है, अगला फैक्ट। अगला जो फैक्ट है वो है जैसलमेर से संबंधित। राजस्थान की एकमात्र रियासत, राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकार, जहां उत्तराधिकार कर नहीं लिया जाता था, जहां पर उत्तराधिकार का कर नहीं लिया जाता था, यानी कि उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था, एकमात्र ऐसी रियासत कौन सी थी? जैसलमेर। एकमात्र ऐसी रियासत कौन सी थी? जैसलमेर। तो इसीलिए तो ये पिछड़ी हुई थी, मैंने बताया था ना। राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत कौन सी? जैसलमेर। सबसे समृद्ध रियासत कौन सी? जयपुर।
और अगर आपसे पूछा जाए कि एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकार कर नहीं लिया जाता कौन सी थी? जैसलमेर। कौन सी थी साहब? जैसलमेर। इसके बाद में अगला पॉइंट बनता है शाहपुरा से। राजस्थान की वह रियासत जिसने सबसे पहले जनतांत्रिक और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की। सबसे पहले जनतांत्रिक, सबसे पहले जनतांत्रिक हुआ पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत, मतलब राजस्थान की वह रियासत जिसने सबसे पहले कैसा शासन स्थापित किया? पूर्ण उत्तरदायी और जनतांत्रिक शासन स्थापित किया। वो रियासत थी भाई साहब शाहपुरा। वो रियासत कौन सी थी? शाहपुरा रियासत। वो कौन सी थी? शाहपुरा। एक बार देखो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा। एकमात्र रियासत जिसने पहला स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया, अलवर। एकमात्र रियासत जहां के राजा के साथ साथ वहां की जो प्रजा थी वो भी किसके साथ थी? अंग्रेजों के साथ थी। कौन सी थी? जयपुर। वह रियासत जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी वो कितनी थी? दो। एक थी जोधपुर और दूसरी टोंक। टोंक का रीजन ये था कि टोंक एक मुस्लिम रियासत थी। और जोधपुर क्यों मिलना चाहती थी? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने हनुमंत सिंह जी के लिए क्या दे दिया था? सिग्नेचर युक्त कोरा कागज कि आपकी डिमांड कुछ भी लिख दो हम पूरा कर देंगे। लेकिन ये सफल नहीं हुए। इन्हें वापस कहां जोड़ लिया? हमारे यहां पर। इन्होंने संपर्क किससे किया? उदयपुर के राजा थे महाराणा भूपाल सिंह जी, उनसे संपर्क किया। भूपाल सिंह जी ने क्या कर दिया? मना कर दिया। भूपाल सिंह जी ने कह दिया हमारा राज्य जहां पर था वहीं रहेगा, हमारे पूर्वज हमारा इतिहास लिख चुके हैं, इसीलिए हम कहीं पर भी नहीं जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकार कर नहीं लिया जाता था वो कौन सी थी? जैसलमेर। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले जनतांत्रिक और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत भी कौन सी थी? शाहपुरा। सबसे पहले जनतांत्रिक और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। लेकिन अगर आपसे इसके विपरीत पूछा जाए, आपसे पूछा जाए सबसे अंत में, सबसे अंत में पूर्ण उत्तरदायी शासन, सॉरी अंत की जगह ऐसा भी कह सकते हैं पूर्ण उत्तरदायी शासन, पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना न करने वाली रियासत। सबसे पहले करने वाली कौन थी? शाहपुरा। सबसे पहले करने वाली कौन थी? शाहपुरा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित न करने वाली रियासत कौन सी थी, तो आपका आंसर होगा जैसलमेर। आपका आंसर क्या होगा? जैसलमेर। सबसे पिछड़ी हुई थी, मैं पहले ही बता चुका हूं आपके लिए। जब ये सबसे पिछड़ी हुई थी तो ये पूर्णतः उत्तरदायी शासन की स्थापना कैसे कर सकती है? नहीं कर पाई। ये भाई सबसे कैसी थी? पिछड़ी हुई। इसके बाद आगे बात करते हैं अगला। मैंने आपके लिए नॉन सैल्यूट स्टेट बताए थे। क्या बताए थे? नॉन सैल्यूट स्टेट।
उन नॉन सैल्यूट स्टेट के जो उस समय पर एकीकरण के समय उन नॉन सैल्यूट स्टेटों के जो उत्तराधिकारी थे, जो वहाँ का कार्यभार संभाले हुए थे, मैं एक बार वो भी बता देता हूँ। मैंने नॉन सैल्यूट स्टेट कितने बताए थे? 3। और नॉन सैल्यूट स्टेट के लिए मैंने नाम क्या दिया था? ठिकाने। और ठिकाने पर राज करने वाले क्या कहलाएंगे? ठिकानेदार। क्या कहलाएंगे? ठिकानेदार। और हमारे यहाँ पर ठिकाने कितने थे? 3। कितने ठिकाने थे? 3। और 3 ठिकानों की मैंने क्या कराई थी आपके लिए? नकल कराई थी। क्या कराई थी? मैंने आपके लिए नकल कराई थी। ना का मतलब मैंने क्या बताया था? नीमराणा। ना का मतलब मैंने क्या बताया था? नीमराणा। ये कहाँ पर बताया था मैंने? अलवर। नीमराणा कहाँ पर है? अलवर में। का मतलब मैंने आपके लिए बताया था? कुशलगढ़। का मतलब क्या है? कुशलगढ़। और कुशलगढ़ कहाँ पर है? बांसवाड़ा। कुशलगढ़ कहाँ पर है? बांसवाड़ा। और ला का मतलब मैंने आपके लिए बताया था? लावा। ला का मतलब मैंने आपके लिए क्या बताया था? लावा। और लावा वर्तमान में कहाँ पर है? टोंक। और मैंने आपके लिए बताया था कि पहले ये कहाँ पर था? जयपुर। पहले ये कहाँ पर था? जयपुर था। अब मैं एक बार आपके लिए बता देता हूं, नीमराणा को संभालने वाले थे उस समय जो ठिकानेदार थे, वो थे राव राजेंद्र सिंह। कौन थे? राव राजेंद्र सिंह। एकीकरण के समय नीमराणा को कौन चला रहे थे? राव राजेंद्र सिंह। और सेकंड नंबर पर आता है कुशलगढ़। कुशलगढ़ का संचालन करने वाले थे राव हरेंद्र सिंह। कौन थे? राव हरेंद्र सिंह। और इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं लावा, तो लावा को चलाने वाले थे वंश प्रदीप सिंह। लावा के ठिकानेदार कौन थे? वंश प्रदीप सिंह। तो ये आपको क्या पता चल गए? हमारे यहां पर जो इकाइयां थीं 3 प्रकार की, उनमें रियासत थी, तो रियासतों के अलग थे। रियासतों के बाद ठिकाने। ठिकाने नॉन सैल्यूट स्टेट। नॉन सैल्यूट स्टेट थे हमारे यहां पर 3। उन तीनों के मैंने क्या बता दिया आपके लिए? ठिकानेदार। यानी कि नीमराणा में ठिकानेदार कौन थे? राव राजेंद्र सिंह। कुशलगढ़ में कौन थे? राव हरेंद्र सिंह। और लावा को कौन संभाल रहे हुए थे? वंश प्रदीप सिंह। एक बार मैं और बता देता हूं। ये उस समय अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में जो 3 ठिकाने थे, उन 3 ठिकानों में सबसे बड़ा कौन सा था और सबसे छोटा कौन सा था, अगर पूछा जाए आपसे सबसे छोटा, तो ये कौन सा था? सबसे छोटा। और ये था सबसे बड़ा। अगर आपसे पूछा जाए कि सभी ठिकानों में सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा ठिकाना कौन सा था? लावा। और लावा कहां पर? टोंक में। लावा कहां पर? टोंक में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, ये बात हो गई हमारी बेसिक। ये कौन सी बात हो गई? हमारी बेसिक बातें हो गई। अब इसके बाद हम चालू करते हैं हमारा एकीकरण। हमारा क्या चालू करते हैं? एकीकरण। एकीकरण की बेसिक बातें हो गई। एकीकरण का मतलब एक बात बताइए, एक लड़की का ब्याह होता है एक लड़के से। किससे विवाह होता है? लड़के से विवाह होता है। तो वो एक होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। मानते हो इस बात को? जब वो एक होते हैं तो एक होने के लिए कितने फेरे लेते हैं? 7। कितने फेरे लेते हैं? 7। एक होने के लिए लिए जाने वाले फेरों की संख्या कितनी है? 7। फेरों की संख्या कितनी है? 7। तो राजस्थान के एकीकरण के चरण भी कितने हो गए? 7। राजस्थान का एकीकरण भी कितने चरणों में कंप्लीट हुआ? 7 चरणों में कंप्लीट हुआ। और तब जाकर के राजस्थान जो वर्तमान में हम देख रहे हैं, यह राजस्थान अस्तित्व में आया।
अब बात आती है कि इन 7 चरणों के नाम कैसे याद करें। इन 7 चरणों के नाम कैसे याद करें। बहुत जी है। देखो, एकीकरण का श्रेय किसके लिए जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। ऐसा मान लो याद करने के लिए कि हमसे पहले एकीकरण किसका कर दिया? एमपी का कर दिया, और एमपी हमारा पड़ोसी है। एमपी से वो कहां पर आए? राजस्थान में आए। अब ऐसा तो है नहीं कि पटेल साहब पैदल पैदल आएंगे। पटेल साहब आए बस से। पटेल साहब किससे आए? बस से। तो मैं लिख रहा हूं, देखो, एमपी से बस राजस्थान आ गई। एमपी से बस कहां पर आ गई? राजस्थान आ गई। एमपी से बस कहां पर आ गई? राजस्थान आ गई। देखो, एम का मतलब है मत्स्य संघ। एम का मतलब क्या है? मत्स्य संघ। पी का मतलब क्या है? पूर्व राजस्थान संघ। पी का मतलब क्या है? पूर्व राजस्थान संघ। से का मतलब है संयुक्त राजस्थान संघ। से का मतलब क्या है? संयुक्त राजस्थान संघ। और वे का मतलब क्या है? वृहद राजस्थान संघ। व का मतलब क्या है? वृहद राजस्थान संघ। और सा का मतलब क्या है? संयुक्त और बृहद। संयुक्त बृहद राजस्थान संघ। राजस्थान से क्या बनता है? राजस्थान संघ। राजस्थान संघ। लेकिन एक बात बताओ, क्या आज के समय पर हम हमारे राज्य में राजस्थान संघ लगाते हैं क्या? नहीं लगाते। तो अब जो वर्तमान में राजस्थान है वो केवल क्या है? राजस्थान। अब क्या है? राजस्थान। देखो चरण कितने हो गए? 1, ये हो गया हमारा दूसरा, ये हुआ हमारा तीसरा, ये हुआ हमारा चौथा, ये हो गया हमारा पांचवा, ये हो गया हमारा छठवा, और ये 7वां। कितने चरण हो गए? 7 चरण हो गए। तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में हुआ। और 7 चरणों का नाम आराम से याद कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पटेल साहब ने एमपी का किया, और एमपी के बाद कहां पर आए? राजस्थान। और राजस्थान किससे आए? बस से आए। और बस कौन सी थी? ये रही। एमपी से बस कहां पर आ गई? राजस्थान आ गई। एम का मतलब है मत्स्य संघ। पी का मतलब है पूर्व राजस्थान संघ। से का मतलब है संयुक्त राजस्थान संघ। वे का मतलब है बृहद राजस्थान संघ। सा का मतलब है संयुक्त बृहद राजस्थान संघ। और आगे है राजस्थान संघ। और लास्ट है हम राजस्थान में संघ नहीं लगाते। तो अब कौन सा है? केवल राजस्थान। तो कितने चरण हो गए? 7 चरण हो गए। एक बार ये टॉपिक होने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं लास्ट में 10 मिनट में एकीकरण का दोबारा से ट्रिक से रिवाइज कराऊंगा, जिसमें आपको सारी डेट वगैरह सारी कुछ याद हो जाएगी आराम से। एमपी से बस कहां पर आ गई? राजस्थान आ गई। अब इनमें हम अब एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा मत्स्य संघ। सबसे पहला कौन सा है? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में मैंने आपके लिए घटना बताई थी पिछली क्लास में। ये मैंने बताई थी आपको अलवर की। हमारे महात्मा गांधी जी जो थे उनका हत्याकांड हुआ। उस हत्याकांड में शामिल मिले BN खरे, भास्कर नारायण खरे। वो दीवान थे अलवर के।
और इसीलिए अलवर के महाराजा को पकड़ के ले गए और उनको नजरबंद कहां पर कर दिया था? दिल्ली में नजरबंद कर दिया। और दिल्ली में से उनको छोड़ा किस शर्त पर गया कि आप जाओगे और एकीकरण की क्या करेंगे? पहल करेंगे, और ज्यादा कुछ नहीं तो पूर्वी राजस्थान के जो हैं उन सभी को तो आप मिलाओ कम से कम। इस शर्त पर उनको वहां से रिहा कर दिया। और वो जब यहां पर आए तो उन्होंने ये प्रोसेस की और उसका परिणाम ये रहा कि कौन सा संघ बनकर तैयार हो गया? मत्स्य संघ बनकर तैयार हो गया। और मत्स्य संघ में अगर आपसे पूछा जाए कब बना? 18 मार्च। कब बना? 18 मार्च 1948। 1948। देखो ये जो 18 मार्च है इस पर थोड़ा सा संशय रहता है। इस पर एनसीईआरटी ने इसको दे दिया है 17 मार्च। तो अगर आपके ऑप्शन में 18 ना आए तो आपको करना है 17, लेकिन अगर दोनों आ जाएं तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में आपको 100% क्या करके आना है? 18। कौन सा करना है? 18 करना है। 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 को कौन सा संघ बना? मत्स्य संघ बना। और मत्स्य संघ में अगर आपसे पूछी जाएं रियासतें कि मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें जोड़ी गईं, तो रियासतों को याद करना बहुत ईजी है। ABCD सबको आती हैं? आती हैं। तो A, B, C, D, ABCD 4 रियासतों को ही किस में जोड़ लिया? मत्स्य संघ में जोड़ लिया। A का मतलब होता है A फॉर अलवर। A से बना अलवर। B से बना भरतपुर। B से क्या बना? भरतपुर। C से क्या बना? करौली। और D से क्या बना? धौलपुर। D से क्या बना? धौलपुर। और इन 4 रियासतों के साथ एक ठिकाना भी था, वो अलवर में था। अलवर का कौन सा ठिकाना? नीमराणा ठिकाना। कौन सा ठिकाना? नीमराणा ठिकाना। तो रियासतें हो गई 4 और इसके साथ में क्या पढ़ेंगे अपन? ठिकाना। और ठिकाना कौन सा? नकल हमने जहां पर की थी वहां से ले लेंगे। नकल का मतलब है नीमराणा, का मतलब है कुशलगढ़, और ला का मतलब क्या बताया था? लावा। तो ठिकाना कौन सा? नीमराणा। इन सभी को किसमें जोड़ दिया गया? मत्स्य संघ में जोड़ दिया गया। किसमें जोड़ दिया गया? मत्स्य संघ में जोड़ दिया गया। इसके बाद आता है कि मत्स्य संघ को मत्स्य नाम किसकी सिफारिश पर दिया गया? कई बार पूछ लेता है कि मत्स्य संघ को हम ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने कहा कि इसे मत्स्य नाम दो? तो मत्स्य संघ की सिफारिश करने वाले थे कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं KM मुंशी। KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। इन्होंने सिफारिश किसकी की कि इस संघ को नाम क्या दिया जाए? मत्स्य संघ नाम दिया जाए। अब देखो 4 रियासतें थीं, ठिकानों की कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन चारों रियासतों को हमें क्या करना था? संतुष्ट करना था। चारों रियासतों को हमें क्या करना था? संतुष्ट करना था। तो इन सभी को संतुष्ट करने के लिए अलग अलग पद दिए गए। इनको क्या दिए गए? अलग अलग पद दिए गए। जैसे सबसे पहले हम कर देते हैं राज प्रमुख धौलपुर को। राज प्रमुख का पद किसके लिए दिया गया? उदयभान सिंह धौलपुर। धौलपुर रियासत के थे उदयभान सिंह, और उदयभान सिंह जी को हमने संतुष्ट किससे कर दिया कि आपको हम बना देते हैं धौलपुर राज प्रमुख, और राज प्रमुख बनाते ही उदयभान सिंह जी क्या हो गए? संतुष्ट हो गए। इसके बाद हम संतुष्ट करते हैं अलवर को।
हमने राजधानी किसे बना दिया? अलवर को। और अलवर को जब हमने राजधानी बना दिया तो अलवर को हमने राजधानी बना दिया तो अलवर वाले जो राजा थे वो भी क्या हो गए? संतुष्ट हो गए। वो तो वैसे पहले से ही संतुष्ट थे। इसके बाद बात आती है करौली की। करौली के जो शासक थे उनको संतुष्ट करने के लिए एक पद देना पड़ा और पद दिया हमने उपराज प्रमुख। पद कौन सा दिया? उपराज प्रमुख। मैं अन्य तथ्यों में बता दूंगा कि राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, महाराज प्रमुख ये जो पद थे इनका सृजन किसने किया? उपराज प्रमुख हमने बना दिया गणेश पाल वासुदेव करौली। गणेश पाल वासुदेव ये कहाँ के थे? करौली के। तो देखो संतुष्ट कौन कौन हो गए। राज प्रमुख बना दिया उदयवान सिंह जी को। राज प्रमुख किसे बनाया? उदयवान सिंह जी को। तो संतुष्ट कौन हो गया? धौलपुर। संतुष्ट कौन हो गया? धौलपुर। राजधानी बना दिया हमने अलवर को। तो संतुष्ट कौन हो गया? अलवर। इसके बाद हमने उपराज प्रमुख बना दिया गणेश पाल वासुदेव जी को। तो संतुष्ट कौन हो गया? करौली। तीनों संतुष्ट हुए कि नहीं? बचा कौन? भरतपुर। बचा कौन? भरतपुर। और भरतपुर को संतुष्ट करने का तरीका था कि भरतपुर में उद्घाटन कर दिया। भरतपुर में क्या कर दिया? उद्घाटन कर दिया। और भरतपुर में उद्घाटन करने के बाद यह बन जाता है क्वेश्चन उद्घाटन स्थल कि मत्स्य संघ का उद्घाटन स्थल। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन स्थल था लोहागढ़ किला, भरतपुर। लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर। ये क्या हो गया? उद्घाटन स्थल। तो चारों रियासतें कंप्लीट हुई कि नहीं? चारों रियासतों को हमने क्या कर दिया? सभी को संतुष्ट कर दिया। एक बार फिर बता रहा हूं, मत्स्य संघ बनाया। मत्स्य संघ नाम दिया गया सिफारिश पर किसकी पर? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जी के पर। और मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? 18 मार्च 1948। लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? 17 मार्च। और अगर ऑप्शन में दोनों आए तो आपका आंसर होगा 18 मार्च। लेकिन अगर 18 नहीं आता है तो आपका आंसर क्या होगा? 17 मार्च। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रियासतों की, तो रियासतें कितनी? 4। ABCD सभी को आती हैं। तो A, B, C और D। ए का मतलब है अलवर, बी का मतलब क्या है? भरतपुर, सी का मतलब क्या है? करौली, और डी का मतलब क्या है? धौलपुर। ये चारों रियासतें कौन से संघ में शामिल कर दी? मत्स्य संघ में शामिल कर दी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सभी को संतुष्ट करने की, तो चारों रियासतों को संतुष्ट करने के लिए हमने सबसे पहले संतुष्ट किया धौलपुर को। धौलपुर के जो उदयवान सिंह जी थे वो उम्र में सभी से बड़े थे। वो उम्र में सभी से बड़े थे, इसीलिए उनको क्या बना दिया? राज प्रमुख बना दिया। उनको क्या बना दिया? राज प्रमुख बना दिया। इसके बाद करौली के जो थे गणेश पाल वासुदेव, उनको संतुष्ट करने के लिए हमने क्या बना दिया? उपराज प्रमुख बना दिया। और इसके बाद बात आती है अलवर की, जो पहले से ही संतुष्ट था, क्योंकि अलवर के महाराज को दिल्ली से छोड़ा ही इसी शर्त पर गया था। और इसीलिए चूंकि वो पहले से संतुष्ट थे तो उन्होंने पहल की, और पहल की इसीलिए राजधानी क्या बन गई? अलवर। और अब बात आती है भरतपुर की, तो भरतपुर को संतुष्ट कैसे कर दिया? उद्घाटन स्थल बनाकर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मत्स्य संघ का उद्घाटन कहां पर हुआ? लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर। लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर। इसके बाद आता है उद्घाटनकर्ता, कि जब ये उद्घाटन कहां पर हो गया? लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर में हो गया, तो उद्घाटन किसी ने किया भी तो होगा। उद्घाटन करता, उद्घाटन करता थे NB गॉडगिल, नरहरि, विष्णु,
गॉडगिल। ये केंद्र में मंत्री हुआ करते थे उस समय, इनको भेज दिया कहां पर, उद्घाटन करने के लिए। अब जब किसी भी संघ का उद्घाटन हो गया, अब उस संघ को चलाएगा भी तो सही कोई, तो उस संघ को चलाने में जरूरत पड़ती है मंत्रिमंडल की, और मंत्रिमंडल में फिर हमने बनाए प्रधानमंत्री। क्या बनाए, प्रधानमंत्री। अगर आपसे पूछा जाए कि मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था, तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत जो थे वो थे अलवर से। शोभाराम कुमावत कहां से थे, अलवर से थे। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि मत्स्य संघ का उप प्रधानमंत्री किसे चुना गया, तो मत्स्य संघ का उप प्रधानमंत्री चुना युगल किशोर चतुर्वेदी। युगल किशोर चतुर्वेदी। ये थे भरतपुर से। ये कहां से थे, ये भरतपुर से थे। तो युगल किशोर चतुर्वेदी जी को चुना गया कहां से, भरतपुर से। और ये जो युगल किशोर चतुर्वेदी जी जो थे, इनकी एक उपाधि भी है। इनको कहा जाता है राजस्थान का नेहरू। इन्हें क्या कहा जाता है, राजस्थान का नेहरू। या फिर दूसरे तरीके से पूछा जाएगा तो ये कहेगा दूसरा नेहरू कौन है, दूसरा नेहरू। दूसरा नेहरू का मतलब हो गया, एक तो हो गए हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके अतिरिक्त अगर दूसरा कोई नेहरू की उपाधि दी गई है तो वो कौन है, युगल किशोर चतुर्वेदी। ये कौन बने, उप प्रधानमंत्री। ये कौन बने, उप प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसे बना दिया, शोभाराम कुमावत को। उद्घाटनकर्ता कौन था, नरहरि विष्णु गौड़गिल। और उद्घाटन स्थल क्या था, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। उद्घाटन स्थल क्या था, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। अब जब प्रधानमंत्री बन गया, उप प्रधानमंत्री बन गया, तो अब ये शासन भी तो चलाएंगे कैसे, तो इन्होंने फिर बनाया अपना मंत्रिमंडल। इन्होंने क्या बनाया, मंत्रिमंडल बनाया। मंत्रिमंडल बनाया तो मंत्रिमंडल में इनके में सदस्य थे 4। इनके मंत्रिमंडल में सदस्य कितने थे, 4 सदस्य थे। अब 4 सदस्यों की अगर हम बात करें तो चारों पहले सदस्य थे मास्टर भोलाराम। मास्टर भोलाराम, इनका नाम भोलानाथ भी देखने को मिलता है। मास्टर भोलाराम या मास्टर भोलानाथ, ये थे अलवर से। ये कहां से थे, अलवर से थे। इनके मंत्रिमंडल में सम्मिलित दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे चिरंजी लाल शर्मा। चिरंजी लाल शर्मा, ये थे करौली से। चिरंजी लाल शर्मा कहां से थे, करौली से। ये करौली प्रजामंडल में भी थे, ये करौली प्रजामंडल में भी थे। आगे तीसरे जो थे वो थे डॉक्टर मंगल सिंह। वो कौन थे, डॉक्टर मंगल सिंह। और मंगल सिंह जी जो थे वो थे धौलपुर से। मंगल सिंह जी कहां से थे, धौलपुर से। इसके बाद चौथे थे, अब देखो अलवर हो गया, करौली हो गया, धौलपुर हो गया, बचा कौन, भरतपुर। तो भरतपुर से जो थे वो थे गोपीनाथ यादव।
या फिर कह सकते हैं गोपीलाल यादव। ये कहां से थे? भरतपुर। तो ये कंप्लीट क्या हो गया इनका? मंत्रिमंडल हो गया। ये इनका क्या कंप्लीट हो गया? मंत्रिमंडल हो गया। भरतपुर। ये कहां से थे? भरतपुर से थे। और ये देखो मंत्रिमंडल में चारों कहां कहां से हो गए? अलवर से हो गए, करौली से हो गए। अलवर से कौन हुए? मास्टर भोलानाथ। करौली से कौन हुए? चिरंजी लाल शर्मा। धौलपुर से कौन हुए? डॉक्टर मंगल सिंह। और भरतपुर से कौन हुए? गोपीलाल यादव। और इनके लिए जिम्मेदारी दे दी कि आप अपने मंत्रिमंडल को संभालो और यहां का काम आगे बढ़ाओ, यहां का काम आगे बढ़ाओ। ये इनके लिए क्या रही? जिम्मेदारी रही। ये क्या बन गया? देखो पहले क्वेश्चन आता था केवल प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राज प्रमुख और उपराज प्रमुख। इनकी तो ट्रिक भी है, मैं एक बार टॉपिक के बाद याद करा दूंगा। अब जो पेपर का स्तर है वो इस लेवल का है, कभी कभार मंत्रिमंडल से पूछ लेता है। जैसे अभी हाल ही में पेपर हुआ था, लैब असिस्टेंट वाला था शायद, प्रयोगशाला सहायक, उसमें पूछा गया था कि निम्न में से मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे। मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे। तो अब देखो चार हैं ये, इन चार में से तीन तो आ गए, चौथे नहीं आए। तो निम्न में से मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे, ऐसा आया था। तो एक बार ये ले लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोई भी काम होता है, कोई भी काम होने के बाद कुछ तो लोग घर में नाराज होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। कुछ लोग जो घर में नाराज होते हैं उन लोगों की सूची अलग ही रहती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मत्स्य संघ से नाराज व्यक्ति, अगर आपसे पूछा जाए कि मत्स्य संघ से नाराज व्यक्ति कौन कौन थे, तो देखो मत्स्य संघ से जो नाराज थे उनमें पहला नाम आता है मानसिंह, राजा मानसिंह। पहला नाम किसका आता है? मानसिंह। और दूसरा नाम आता है ठाकुर देशराज। ठाकुर देशराज। दोनों ही भरतपुर से थे। दोनों कहां से थे? भरतपुर। देखो मानसिंह जी जो थे, इनका परिचय देने की वैसे आवश्यकता नहीं है, फिर भी बता देता हूं। ब्रदर ऑफ महाराजा ब्रजेंद्र सिंह। एकीकरण के समय जो भरतपुर के महाराज थे ब्रजेंद्र सिंह, उनके भाई थे मानसिंह। और मानसिंह जी इस चीज से बहुत नाराज हुए कि उनके भाई ने मत्स्य संघ में शामिल होने के लिए हां कर दी, और इसीलिए ये क्या हो गए? नाराज हो गए। और इस नाराज होने के बाद इन्होंने एक नारा दिया। इन्होंने क्या दिया? एक नारा दिया, और वो नारा था जाट झंडा खतरे में है। जाट झंडा खतरे में है। ये नारा किसने दिया, या ये कथन किसने दिया? मानसिंह ने। और कब दिया? जब मत्स्य संघ में भरतपुर रियासत का क्या हो गया? विलय हो गया। भरतपुर रियासत का क्या हो गया? विलय हो गया। इसके बाद आते हैं ठाकुर देशराज। इसके बाद कौन आते हैं? ठाकुर देशराज। इनके नाराज होने का एक अलग ही विषय था। इनके नाराज होने का अलग ही विषय था। और इनके नाराज होने का विषय क्या था? इनके नाराज होने का प्रमुख विषय था जो शोभाराम कुमावत जी है ना,
उनका अलवर से होना। शोभाराम का अलवर से होना। मतलब ये चाहते थे कि जो प्रधानमंत्री बने वो कहां से बने, भरतपुर से बने। प्रधानमंत्री कहां से बने, भरतपुर से बने। और इसीलिए इन्होंने अपना तथ्य रखा, अपनी बात रखी कि आपने यहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो शोभाराम कुमावत को क्यों चुना। इस बात से ये क्या हो गए, नाराज हो गए। और इनकी जो पत्नी थी उत्तमा देवी, और उन्होंने, इनकी पत्नी का नाम था उत्तमा देवी। उत्तमा देवी ने इसके विरोध में एक रोबीला भाषण दिया। उत्तमा देवी ने इसके विरोध में एक कैसा भाषण दिया, एक रोबीला भाषण दिया। और नाराज होने वाले व्यक्ति कितने थे, दो, मानसिंह और ठाकुर देशराज। मानसिंह जी भाई किसके थे, ब्रजेंद्र सिंह के। मानसिंह जी ने नारा कौन सा दिया, जाट झंडा खतरे में है। मानसिंह जी ने नारा कौन सा दिया, जाट झंडा खतरे में है। और ठाकुर देशराज ने किस चीज का विरोध किया, इन्होंने विरोध किया कि शोभाराम कुमावत जी यानी कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो आपने अलवर से क्यों बनाए, आपको वो किसी न किसी किसान नेता भरतपुर से बनाना चाहिए था। ये डिमांड किसकी थी, ठाकुर देशराज। ठीक है। इसके बाद कुछ तथ्य और हैं, जैसे एक आती है वार्षिक आय। जब रियासती विभाग में मैंने कराया था आपके लिए 5 जुलाई वाला, 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बना। जब रियासती विभाग ने फाइनलाइज कर दिया कि रियासत स्वतंत्र कौन सी रह सकती है, जिसकी जनसंख्या कितनी हो, कम से कम 10 लाख, और वार्षिक आय कितनी हो, कम से कम 1 करोड़, तो इतनी तो कम से कम होनी चाहिए। तो देखते हैं टर्म एंड कंडीशन से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो इनकी वार्षिक आय 184 लाख। इनकी वार्षिक आय कितनी थी, 184 लाख। 184 लाख का मतलब है 1 करोड़ 84 लाख। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये एक एग्जाम में पूछा गया था, पटवार मेंस, ये सॉरी पटवार प्री वाले में ये पूछा गया था कि मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी। तो उसका राइट आंसर है 184 लाख, यानी कि 1 करोड़ 84 लाख। ये किसकी आय थी, मत्स्य संघ की। तो आय तो ठीक है, 1 करोड़ चाहिए थी। इसके बाद पूछा जाता है जनसंख्या, और जनसंख्या न्यूनतम कितनी चाहिए थी हमें। जनसंख्या उन्होंने कहा था कि कम से कम 10 लाख हो, और इनकी जनसंख्या थी 18.38 लाख। इनकी जनसंख्या कौन सी थी, 18.38 लाख। तो इसका मतलब जनसंख्या और वार्षिक आय दोनों चीज़ें इनकी कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका एरिया कितना था, क्षेत्रफल, तो मत्स्य संघ का क्षेत्रफल था 12,000 वर्ग किलोमीटर। 12,000 वर्ग किलोमीटर ये क्या था इसका क्षेत्रफल। तो इस प्रकार आपका मत्स्य संघ क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। मत्स्य संघ को मैं एक बार वापस ले रहा हूं। मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई, 18 मार्च 1948। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, 17 मार्च 1948। लेकिन अगर दोनों की स्थिति में आपको आंसर क्या देना है, 18 मार्च 1948। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि मत्स्य संघ में रियासतें कितनी, 4। रियासतें कितनी, 4। कौन सी, ABCD। ए फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली, D फॉर धौलपुर। और एक क्या था, ठिकाना, यानी कि नॉन सैल्यूट स्टेट। ठिकाना कौन सा था, नीमराणा। और नीमराणा कहां पर है, अलवर में। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि मत्स्य संघ को मत्स्य नाम किसकी सिफारिशों पर दिया गया,
KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। अगर आपसे पूछा जाए कि चारों रियासतों को संतुष्ट किस प्रकार किया, तो अगर आपसे पूछा जाए संतुष्ट करने में धौलपुर को कैसे संतुष्ट किया, तो धौलपुर के राजा कौन थे? उदयभान सिंह। उदयभान सिंह को क्या बना दिया? राज प्रमुख। उदयभान सिंह को क्या बना दिया? राज प्रमुख बना दिया। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए अलवर को कैसे संतुष्ट किया, अलवर को क्या बना दिया? राजधानी बना दिया। और अगर आपसे पूछा जाए कि करौली को कैसे संतुष्ट किया, तो करौली के गणेशपाल वासुदेव को क्या बना दिया? उपराज प्रमुख बना दिया। और भरतपुर को कैसे संतुष्ट किया? भरतपुर को क्या बना दिया? उद्घाटन स्थल। यह कह दिया हम तो आपके यहां तो उद्घाटन ही कर रहे हैं, आपको कुछ लेने की क्या जरूरत है। तो भरतपुर वाले संतुष्ट हो गए, उन्होंने कहा ठीक है। तो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में क्या हो गया? इसका उद्घाटन हुआ, यह बन गया उद्घाटन स्थल। अब जब उद्घाटन स्थल बना है तो जाहिर सी बात है किसी न किसी ने उद्घाटन भी किया होगा। तो उद्घाटन करने वाले थे NV गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल। ये उस समय केंद्र सरकार में मंत्री थे। ये केंद्र सरकार में क्या थे? मंत्री थे। इसके बाद जब किसी जगह को हमने बना दिया, किसी संघ को बना दिया, तो उसमें संचालन करने वाले भी कोई ना कोई होंगे। तो वहाँ प्रधानमंत्री बनाया शोभाराम कुमावत। प्रधानमंत्री किसे बनाया? शोभाराम कुमावत। ये कहाँ से थे? अलवर। इसके बाद अगर पूछा जाए उप प्रधानमंत्री किसे बनाया, तो उप प्रधानमंत्री थे युगल किशोर चतुर्वेदी। ये कहाँ से थे? भरतपुर। और अगर पूछा जाए कि राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? युगल किशोर चतुर्वेदी। और अगर पूछा जाए कि भारत का दूसरा नेहरू किसे कहा जाता है, तो भी आपका आंसर क्या होगा? युगल किशोर चतुर्वेदी। और अगर आपसे पूछा जाए कि मंत्रिमंडल बना इसका, तो मंत्रिमंडल में सदस्य कितने थे? 4। मंत्रिमंडल में सदस्य कितने थे? 4। पहले अलवर से किसे लिया गया? मास्टर भोलानाथ। अलवर से कौन थे? मास्टर भोलानाथ। और अगर पूछा जाए करौली से कौन थे? चिरंजी लाल शर्मा। और अगर पूछा जाए धौलपुर से कौन थे? डॉक्टर मंगल सिंह। और अगर पूछा जाए भरतपुर से कौन थे? गोपीलाल यादव। ये कहां से थे? भरतपुर। तो ये क्या हो गया? इनका कंप्लीट मंत्रिमंडल हो गया। अब इस मंत्रिमंडल को जिम्मेदारी दे दी कि आप क्या चलाओगे? अब इस संघ को चलाओगे। इस संघ के बनने से नाराज हुए कितने व्यक्ति? 2। नाराज कितने व्यक्ति हुए? 2। पहले कौन थे? मान सिंह। पहले कौन थे? मान सिंह। मान सिंह भाई किसके थे? भरतपुर के महाराजा विजेंद्र सिंह जी के भाई थे। और भरतपुर के महाराजा विजेंद्र सिंह जी के जो भाई थे मान सिंह, उन्होंने नारा कौन सा दिया? जाट झंडा खतरे में है। जाट झंडा खतरे में है। मान सिंह जी ने यह नारा क्यों दिया? यह आपके माइंड में आना चाहिए। मान सिंह जी ने नारा इसलिए दिया क्योंकि मान सिंह जी का ऐसा मानना था कि हमारे यहां राजपूत रियासतें ज्यादा हैं, अगर हम इनमें विलय हुए तो यहां पर हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा और पूरे राजस्थान का क्या हो जाएगा? राजपूतीकरण हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या कहा था? जाट झंडा खतरे में है। उन्होंने क्या कहा था? जाट झंडा खतरे में है। इसके बाद सेकंड व्यक्ति कौन थे नाराज? ठाकुर देशराज। ठाकुर देशराज का नाराज होने का रीजन क्या था? शोभाराम कुमावत का अलवर से होना। मतलब ये चाहते थे कि इस संघ का जो भी प्रधानमंत्री बने वो कहां से बने? भरतपुर से। और इनकी प्रमुख डिमांड थी कि जो प्रधानमंत्री बने वो किसान नेता हो। वो क्या हो? किसान नेता। इस बात से नाराज कौन हो गए? ठाकुर देशराज नाराज हो गए। और इसीलिए इनकी पत्नी का नाम था उत्तमा देवी। और इन्होंने क्या दिया था? एक ओजस्वी भाषण दिया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मत्स्य संघ की वार्षिक आय, तो मत्स्य संघ की वार्षिक आय 184 लाख। कितनी थी? 184 लाख, यानी कि 1,84,00,000। अगर पूछा जाए मत्स्य संघ की जनसंख्या कितनी थी, तो 18.38 लाख। 18.38 लाख। और अगर पूछा जाए कि मत्स्य संघ का क्षेत्रफल कितना था? 12,000 वर्ग किलोमीटर। 12,000 वर्ग किलोमीटर। कोई दिक्कत? ये हो गया हमारा मत्स्य संघ कंप्लीट। मत्स्य संघ के बाद सेकंड हमारा आता है पूर्व राजस्थान संघ। एक चीज और याद रखना,
मत्स्य संघ को बना तो दिया, लेकिन बनाने के बाद मत्स्य संघ को अलग ही छोड़ दिया। ये निर्णय नहीं लिया कि इसे यहाँ राजस्थान में जोड़ेंगे या यूपी में जोड़ेंगे, ये निर्णय नहीं लिया गया, बना करके रख दिया। बस बना करके क्या कर दिया, रख दिया। अभी वो राजस्थान में जुड़ा नहीं। सेकंड कौन सा आता है, पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ बना था 25 मार्च 1948, मत्स्य संघ के ठीक 7 दिन बाद। 18 मार्च को कौन बना, मत्स्य संघ। 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948 को कौन बन गया, पूर्व राजस्थान संघ। और इस पूर्व राजस्थान संघ में अगर आपसे पूछा जाए कि रियासतों की संख्या कितनी थी, तो पूर्व राजस्थान संघ में रियासतें थीं 9। पूर्व राजस्थान संघ में रियासतें कितनी, 9 रियासतें थीं। कितनी रियासतें थीं, 9। और 9 रियासतों के साथ में कुछ और था क्या, बिल्कुल, प्लस कुशलगढ़ ठिकाना, प्लस कुशलगढ़ ठिकाना, ठिकाना भी था। अब इन्हें याद करने की तरीका क्या है, इन्हें हम याद रख सकते हैं कैसे। एक शब्द आता है प्रभु कुकीसाको, प्रभु कुकीसाको झाड़ू बांटो। कुकीसाको क्या बांटो, झाड़ू बांटो। प्रभु कुकीसाको क्या बांटो, झाड़ू बांटो। देखो प्रे से क्या बनता है, प्रतापगढ़। प्रे से क्या बनता है, प्रतापगढ़। बू से क्या बनता है, बूंदी। बू से क्या बनता है, बूंदी। कू से क्या बनता है, कुशलगढ़। कू से क्या बनता है, कुशलगढ़। की से क्या बनता है, किशनगढ़। की से क्या बनता है, किशनगढ़। सा से क्या बनता है, शाहपुरा। ये वही है शाहपुरा, सबसे छोटा, शाहपुरा। को से क्या बनता है, कोटा। को से क्या बनता है, कोटा। झा से क्या बनता है, झालावाड़। ये राजस्थान की अंतिम रियासत है, झालावाड़। डू से क्या बनता है, डूंगरपुर। बा से क्या बनता है, बांसवाड़ा। बा से क्या बनता है, बांसवाड़ा। और टो से क्या बनता है, टोंक। टो से क्या बनता है, टोंक। ये सभी रियासतें और ठिकाना ये सभी इसी लाइन में आ जाते हैं। प्रभु कुकीसा को क्या बांटो, झाड़ू बांटो। प्रभु कुकीसा को झाड़ू बांटो। देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मैंने आपके लिए रियासतें लिखाई कि राठौड़ी कितनी, गुहिल कितनी, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता थोड़ा सा घुमा के, मैंने उनमें यह भी बताया था कि राठौड़ी कौन कौन सी हैं, मैंने ये भी बताया था कि गुहिलों की कौन कौन सी हैं, मैंने कई सारी चीजें मतलब प्रत्येक रियासत बता दी कौन से राजा की है। तो वहां से आप अगर पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्वेश्चन आता है पूर्व राजस्थान संघ में राठौड़ों की कितनी रियासतें थीं, बताओ। पूर्व राजस्थान संघ में राठौड़ों की
कितनी रियासतें थीं बताइए सोचकर। आंसर होगा 1। आंसर क्या होगा? 1। और रियासत कौन सी थी? किशनगढ़। रियासत कौन सी थी? किशनगढ़। इसके बाद अब आगे हम पढ़ेंगे कि पूर्व राजस्थान संघ की सभी रियासतों को किस प्रकार संतुष्ट किया गया, इसका उद्घाटन कहां पर हुआ, इसने टर्म एंड कंडीशनों को पूरा किया या नहीं किया, इसकी वार्षिक आय कितनी थी और इसका क्षेत्रफल कितना था, इसकी जनसंख्या कितनी थी, ये सब पढ़ेंगे अगली क्लास में। अभी तक के लिए थैंक यू।